नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवजल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मुगल कालीन संस्कृति, आइए देखते हैं मुगल काल में जो छूट गया था वो देखते हैं। दोस्तों, मुगल कालीन संस्कृति, तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रधान बादशाह होता था। वह कानून निर्माण, प्रशासन संचालक, न्यायाधीश एवं सेनापति भी थे। मुगल कालीन प्रशासन को चलाने के लिए साम्राज्य को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। यानी अनेक इकाइयों में साम्राज्य को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था मुगल कालीन प्रशासन को चलाने के लिए। आइए देखते हैं प्रशासनिक इकाइयां तथा उनके प्रमुख। सबसे बड़ी इकाई थी साम्राज्य, जिसका प्रमुख होता था बादशाह। इससे छोटी थी सूबा प्रांत, सूबा यानी प्रांत, जिसका होता है सूबेदार प्रमुख। इसके बाद है सरकार यानी जिला स्तर, इसका प्रमुख होता था फौजदार होता था। इसके बाद परगना, इसका प्रमुख होता था आमीन। इसके बाद होता था दस्तूर नगर, इसका होता था कोतवाल। इसके बाद अगली इकाई थी ग्राम, जिसे भावदा या दीह कहते थे, इसका प्रमुख होता था ग्रामीण। तो बाबर और हुमायूं ने अपने शासन काल में प्रशासन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अकबर ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया। अकबर के शासन के प्रारंभ में सूबों की संख्या 12 थी, लेकिन बाद में जो अहमदनगर है, अहमदनगर, असीरगढ़ और बरार, 3 राज्यों को मिलाने के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल में सूबों में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या 18 हो गई, 3 और बढ़ गई। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या 20 अथवा 21 थी। आइए देखते हैं वकील। मुगल काल में बादशाह के बाद का प्रमुख पद वकील का था। वकील एक प्रकार का प्रधानमंत्री था। वह वित्त विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वह अन्य विभागों का भी देख रेख कर सकता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दीवान। दीवान दीवान केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण पद था। दीवान केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण पद था। वह आय व्यय का हिसाब किताब रखता था, जो है दीवान। उसके अधीन दीवाने जागीर, दीवाने खालसा और दीवाने तन नामक अधिकारी कार्य करते थे। दीवाने जागीर मनसबदारों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर होती थी। केंद्रीय भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। उसका प्रमुख दीवाने खालसा कहलाता था। दीवाने तन महावेतना अधिकारी होता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सद्र उस सुदूर, यह एक धार्मिक पद था। सद्र ए सुदूर, यह एक धार्मिक पद था। सद्र ए सुदूर धार्मिक पद था।
इस पद पर रहने वाला व्यक्ति धार्मिक कानूनों का जानकार होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह भी देता था। उसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था, जो सलाह देता था। दान दक्षिणा की व्यवस्था करना, विद्वानों को जागीरें प्रदान करना और इस्लाम धर्म के कानूनों को पालन करवाने की समुचित व्यवस्था करना इत्यादि की जिम्मेदारी सद्र उस सुदूर पर होती थी। कभी कभी सद्र उस सुदूर मुख्य काजी का भी कार्य करता था। अकबर के शासनकाल में सद्र उस सुदूर का अलग विभाग था। सूबों में सद्र उस सुदूर की नियुक्ति बादशाह केंद्रीय सद्र उस सुदूर की सलाह पर करता था। इस प्रकार सद्र उस सुदूर धर्म प्रधान के साथ साथ न्यायिक क्षेत्र में भी पारंगत होता था। देखते हैं काजी उल कुजात। काजी उल कुजात काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश होता था। उसे मुख्य काजी भी कहा जाता था। वह बादशाह को न्याय देते समय सलाह भी देता था। काजी मुस्लिम कानून संहिता के अनुसार ही न्याय करता था। वह सूबों, सरकारों और नगरों में काजियों की नियुक्ति भी करता था। कौन? काजी उल कुजात। इसके बाद देखते हैं मुहतसिब। मुहतसिब का कार्य क्या है? मुहतसिब, औरंगजेब ने मुहतसिब नामक एक नए पद का गठन किया। इन्हें धर्म निरीक्षक कहा जाता था। औरंगजेब ने प्रत्येक क्षेत्रों में मुहतसिबों की नियुक्त किया था। ये लोग क्षेत्र में भ्रमण करके बादशाह के आदेशों का पालन करवाते थे। कभी कभी नाप तौल का भी जांच किया करते थे। राज्य में जुआ का खेल और मादक द्रव पदार्थों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य मुहतसिब करते थे। अगला है मीर ए सामा। मीर ए सामा, यह क्या था? मीर ए सामा बादशाह के परिवार के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रमुख होता था। मीर ए सामा बादशाह के परिवार के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रमुख होता था। यह अकबर के काल में मंत्री का पद नहीं था, किंतु बाद में बादशाहों के काल में इसे मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। मीर ए सामा के पद पर विश्वास पात्र व्यक्ति को ही रखा जाता था। कभी कभी मीर ए सामा शाही कारखानों की भी देखरेख करता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मीर ए आतिश या दरोगा ए तोपखाना। मीर ए आतिश या दारोग ए तोपखाना। मीर ए आतिश तोपखाना अथवा बंदूकों, जो मीर ए आतिश था, तोपखाना अथवा बंदूकों की देख रेख करने वाला प्रमुख होता था। वह तोपखानों अथवा बंदूकों का निर्माण करवाया, तोपों को शाही किलों पर लगवाना, बंदूकों को उचित स्थानों पर सुसज्जित करवाना इत्यादि की जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। यह पद प्रमुख रूप से
तुर्की या ईरानी मुसलमानों को प्रदान किया जाता था। दारोग ए डाक चौकी, दारोग ए डाक चौकी, दारोग ए डाक चौकी। दारोग ए डाक चौकी गुप्तचर एवं संदेश वाहकों का प्रधान अधिकारी होता था। वह गुप्तचरों और संदेश वाहकों से सूबों और सरकारों से सूचनाएं एकत्रित करते थे। वकिया नफीसों, खुफिया नफीसों, वकिया नफीसों और खुफिया नफीसों की नियुक्त करने की जिम्मेदारी दारोगे डाक चौकी की होती थी। दारोगे डाक चौकी वकिया नफीसों और खुफिया नसीबों से सूचनाएं एकत्रित करके बादशाह तक पहुंचाने का कार्य करता था। वह बादशाह का एक बड़ा सचिवालय भी होता था जो उसके पत्र पत्रालियों की देखरेख करता था। इसके बाद है मीर ए मुंशी। मीर ए मुंशी शाही पत्रावालियों का मुख्य अधिकारी होता था। वह सूबों या पड़ोसी राज्यों से आए हुए पत्रों की जांच पड़ताल फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य भी यह करता था। इसके बाद दोस्तों देखेंगे मुगल कालीन साहित्य। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।